Tracing a sinus tract with gutta percha terminates at the later surface of the root. ठीक है, the most likely finding will be what? यहाँ पे प्राइमरी एंडोडोंटिक लीजन है, वाइदर लेटरल कैनाल वो ओपन कर गया है. ठीक है, लेटरल एक्सेसरी कैनाल जो है वहाँ पे थोड़े बहुत माइक्रोब्स अगर रह जाए तो वो ड्रेन कर जाते हैं इनटू द पेरिडोन्शियम along the lateral surface of the root. When the gutta percha tracing is terminating at the lateral surface of the root, it indicates that an endodontic source of infection communicating through a lateral canal rather than the primary periodontal lesion. नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू साइमन्स 1972 क्लासिफिकेशन, इस एंडोपेरियल लीजन को आपको क्लासीफाई करना है. ठीक है, इसमें जो है बाहर पेरियोडोंशियम से एंडोडोंटिक लीजन बना हुआ है. सो इट इज़ अ प्राइमरी पेरियोडोंटल लीजन, मतलब एरो जो है वो पेरियोडोंशियम से रूट की तरफ जा रहा है. सो इट्स अ प्राइमरी पेरियोडोंटल लीजन. अगर रूट से एरो बाहर की तरफ आ रहा है तो इट इज़ अ प्राइमरली एंडोडोंटिक लीजन. ऑलराइट, अगर रूट से दूसरी इमेज में भी बाहर आ रहा है तो इट इज़ अ प्राइमरी एंडोडोंटिक लीजन विद सेकेंडरी पेरियोडोंटल इन्वॉल्वमेंट. मतलब एंडोडोंटिक लीजन हो रहा है, मतलब एंडोडोंटिक लीजन से बाहर को एरो बना हुआ है और दूसरी साइड से आपका इन साइड को पेरियोडोंशियम से भी अंदर को एरो आ रहा है. तीसरा आ रहा है कि पेरियोडोंशियम से रूट की तरफ इन्फेक्शन जा रहा है, दैट इज़ द प्राइमरी पेरियोडोंटल लीजन. ऑलराइट, फोर्थ है हमारे पास कि प्राइमरी पेरियोडोंटल लीजन विद सेकेंडरी एंडोडोंटिक इन्वॉल्वमेंट. पेरियोडोंटल लीजन देखो यहाँ पे थोड़ा सा है, छोटा सा पेरियोडोंटल लीजन है. ठीक है, छोटा सा पेरियोडोंटल लीजन है लेकिन एक्सेसरी कैनाल इन्वॉल्व होगी जिसकी वजह से ये एंडोडोंटिक इन्वॉल्वमेंट होगी. ऑलराइट, दिस इज अ प्राइमरी पेरियोडोंटल लीजन विद सेकेंडरी एंडोडोंटिक इन्वॉल्वमेंट. फिर लास्ट है हमारे पास ट्रू कंबाइंड लीजन. ट्रू कंबाइंड लीजन में देखो पूरा नीचे एंडोडोंटिक भी अपना खराब कर रहा है यहाँ से नीचे से और ऊपर से पेरियोडोंटल लीजन भी चल रहा है. इट्स अ ट्रू एंडोपेरियो लीजन. ऑलराइट, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं, ट्रू कंबाइंड लीजन भी इसको बोलते हैं. नेक्स्ट, कस्टम कास्ट पोस्ट एंड कोर टेक्निक इज रिकमेंडेड फॉर व्हाट? Custom cast, post and core technique is recommended for more than 3/4 of the coronal tooth structure is lost. जब 3/4 of the coronal tooth structure loss हो गया तब हम custom ये वाला करते हैं. The custom cast, post and core is recommended whenever there is more than 3/4 of the crown structure or the coronal tooth structure that is lost. The prefabricated post and core systems are recommended when the loss is restricted between half and 2/3 of the coronal tooth structures. ठीक है. Next, bleaching agent that is contraindicated in the teeth with thin cervical dentine is what? जिसमें thin cervical dentine है वहाँ पर ऑक्साइड यूज़ नहीं करोगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हो जाएगी पेशेंट को. ऑलराइट, you will not use 30% हाइड्रोजन peroxide. Okay, high concentrations of hydrogen peroxide जैसे कि 30%, 35%, they are strongly associated with the risk of extreme cervical root resorption when used for intracoronal breaching, especially in the teeth with thin cervical dentine. This occurs because the hydrogen peroxide can diffuse through the dentinal tubules and potentially cemental defects to the surrounding periodontal tissues, causing inflammatory changes that leads to more resorption. ठीक है, इसलिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वी डू नॉट यूज. वी कैन यूज सोडियम परबोरेट, वी कैन यूज कार्बामाइड पेरोक्साइड, वी कैन यूज सोडियम परबोरेट प्लस वाटर. ऑलराइट, दीज वी कैन यूज. नेक्स्ट, एजर्शन और रीजन दे रखा है आपको. ठीक है, एजर्शन इज सोडियम परबोरेट मिक्सड विद वाटर इज सेफर देन हाइड्रोजन पेरोक्साइड. अभी हमने बात की वो सेफर होता है. एजर्शन इज ट्रू. रीजन दिया हुआ है कि इट रिलीजेज ऑक्सीजन स्लोली विद हीट जनरेशन दैट इज इफेक्टिव इन ब्लीचिंग. रीजन गलत है. देखो, सोडियम परबोरेट और वाटर का मिक्सचर जो होता है इट इज सेफर एंड प्रिसाइजली यूज बिकॉज इट रिलीजेज एक्टिव ऑक्सीजन बाय generated hydrogen peroxide, that is generated via hydrogen peroxide slowly and in a less aggressive manner than concentrated hydrogen peroxide, thereby avoiding the heat generation. इसमें avoid करवानी है heat generation. ठीक है, इसीलिए हम ये सोडियम परबोरेट को वाटर के साथ यूज़ कर रहे हैं टू अवॉइड हीट जनरेशन. ठीक है, या फिर हीट जनरेशन से जो कॉस्टिक इफेक्ट्स हैं उन्हें अवॉइड करवा रहे हैं हम. This makes it preferred milder alternative in applications like dentistry. Next, which discoloration best responds to internal bleaching? कौन सी discoloration best respond करती है to internal bleaching? Pulpal hemorrhage discoloration. Pulpal hemorrhage discoloration जो है it is caused by the breakdown of the hemoglobin and formation of iron sulfide within the dentinal tubules of a non-vital tooth after trauma. This type of discoloration usually responds very well to intracoronal or internal bleaching procedures. Often it is successful with short term and long term results. ठीक है, पल्पल हेमोरेज डिस्कलरेशन के लिए हम बेस्ट हम इसके लिए इंटरनल ब्लीचिंग करवाते हैं. नेक्स्ट, नॉन वाइटल टूथ विद ओपन एपेक्स. नॉन वाइटल टूथ हो गया, ओपन एपेक्स पड़ा हुआ है, ब्लीचिंग परमिसिबल होगी या नहीं होगी? देखो, ब्लीचिंग विल बी परमिसिबल बट ओनली इफ़ यू अचीव अ गुड सर्वाइकल बैरियर. आपने अच्छे से उसको सील अप कर देना, जो सर्वाइकली नीचे नहीं जाना चाहिए, रूट से नीचे नहीं जाना चाहिए, रूट में नहीं जाना चाहिए ब्लीचिंग का कोई भी एजेंट. Alright, a cervical seal barrier is created approximately 2 millimeters thick. देखो, अगर ये हमारे पास दांत है तो इसमें 2 मिलीमीटर थिक का एक सर्वाइकल सील बैरियर बना रहे हैं हमें. ऑलराइट, 2 मिलीमीटर थिक मिनिमम बनाना है हमें, ताकि यहाँ से जो भी चीज़ हम ऊपर ब्लीचिंग एजेंट प्लेस करें वो अंदर कैनाल में डिफ्यूज अप ना हो जाए. ठीक है,
A cervical seal barrier is created approximately 2 mm thick following the cemento-enamel junction. अब इससे पहले क्या क्या स्टेप रहते हैं? इससे पहले हम गट्टा पर्चा को रिमूव करते हैं क्योंकि आरसीडी ट्रीटेड टूथ होगा पहले ये, ठीक है। गट्टा पर्चा रिमूव करते हैं 1 to 2 मिलीमीटर बिलो द सीमेंटो एनामल जंक्शन, ठीक है। अब रेमिनेंट्स ऑफ पल्प टिश्यू, रूट कैनाल, फिलिंग, सीलर मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द पल्प चैम्बर। जितने भी रेमिनेंट पल्प, मतलब जितने भी रेमिनेंट है किसी भी बाकी चीज़ के, वो सारे रिमूव करेंगे फ्रॉम द पल्प चैम्बर। अब टेम्परेरी सील कर देंगे with a glass ionomer cement with adequate thickness of the cleaned cavity walls for 1 to 2 weeks, and a permanent restoration that is resin composite should be placed for एटलीस्ट मतलब 1 हफ्ते बाद करेंगे ये चीज़, ताकि तब तक हमारा जो दांत है उसका कलर जो है चेंज हो चुका हो। ब्लीचिंग एजेंट इज अप्लाइड ऑन टू द इंटरनल लेबियल सरफेस, प्रायर एचिंग इज नॉट नेसेसरी, ठीक है। एचिंग नेसेसरी नहीं होती और ब्लीडिंग एजेंट को जो है वो अप्लाई किया जाता है ऑन द इंटरनल लेबियल सरफेस। अ मॉइस्ट कॉटन पैलेट इफ़ यूज मस्ट बी एज थिन एज पॉसिबल, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। तो नॉन वाइटल टूथ में अगर ओपन एपेक्स प्रेजेंट है तो ब्लीचिंग कब करेंगे? देखो पहले आरसीटी हो चुकी होगी इसकी, नॉन वाइटल टूथ है, ओपन एपेक्स पड़ा होगा, आरसीटी वगैरह हो चुकी तो उसमें हम परविसिबल करेंगे, ये ब्लीचिंग तभी करेंगे इफ़ इट इज़ ओनली आफ्टर क्रिएटिंग अ सक्सेसफुल सर्वाइकल सील बैरियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन इन द कैनाल? देखो यूजेज ऑफ स्टिफर फाइल्स, जब आप अपाइकल रीजन में स्टिफ फाइल पहले यूज़ करना शुरू कर देते हैं तो उससे फाइल के टूटने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसमें आपके पास पैराशोज एंड मेसनर रिकमेंडेशन है टू मिनिमाइज द इंसिडेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन। फर्स्ट क्रिएट अ ग्लाइड पाथ एंड अ पेटेंसी विद स्मॉल हैंड फाइल्स। एक ग्लाइड पाथ क्रिएट करो विद अ पेटेंसी ऑफ क्रिएटिंग अ स्मॉल हैंड फाइल, छोटी फाइल से पेटेंसी बनाओ सबसे पहले। इंश्योर स्ट्रेट लाइन एक्सेस एंड अ गुड फिंगर रेस्ट। स्ट्रेट लाइन एक्सेस होनी चाहिए आपके पास, गुड फिंगर रेस्ट होनी चाहिए। यूज क्राउन डाउन शेपिंग टेक्निक डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि आप ऊपर से ही हिंड्रेस को खत्म करते जाओगे क्राउन डाउन में। यूज स्टिफर लार्जर स्ट्रॉन्गर फाइल्स सच एज ऑरिफिस ओपनर्स और ऑरिफिस शेपर्स टू क्रिएट द कॉर्नल शेप बिफोर यूजिंग द नैरोअर मोर फ्रेजाइल इंस्ट्रूमेंट्स इन द अपाइकल रीजन। ओके, यूज अ लाइट टच ऑन द इंस्ट्रूमेंट। यूज अ लाइट टच ऑन द इंस्ट्रूमेंट, नेवर पुश हार्ड। ओके, ज़्यादा हार्ड नहीं पुश करना है, लाइट टच इंस्ट्रूमेंट पे देना है। यूज टच रिट्रैक्ट एक्शन। टच रिट्रैक्ट, टच रिट्रैक्ट, टच घुमाना है फिर रिट्रैक्ट करना है, टच घुमाना है फिर रिट्रैक्ट करना है। विद लार्ज इंक्रीमेंट्स अलाउड बाय अ पर्टिकुलर कैनाल एनाटॉमी एंड इंस्ट्रूमेंट डिजाइन कैरेक्टरिस्टिक्स। अवॉइड जर्किंग ऑफ और हरिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। Avoid jerking off or hurrying of the instrument. These files used in narrow and curved canals have to be replaced immediately. जो narrow और curved class में हम files use करते हैं वो immediately replace करनी होती है। Examine the used files regularly, preferably under magnification. Okay, used file को देखते रहना कि वो टूटी तो नहीं है magnification के अंदर। The canal should be flooded with sodium hypochlorite as the instrument is passed through the canal. So उसको flood करना है through the sodium hypochlorite as the instrument is passed through the canal. Avoid keeping the file in one spot, पर्टिकुलरली इन द कर्व्ड कैनाल। ठीक है, एक स्पॉट पे नहीं रखनी फाइल को, घुमाते नहीं रहना वहाँ पे, नहीं तो वो जैब हो जाएगी वहीं पे और वहीं से टूट जाएगी। नेक्स्ट, आइडियल मोशन व्हाइल नेगोशिएटिंग अ लेज इज व्हाट? आपको वॉच वाइंडिंग या फिर जेंटल अपाइकल प्रेशर वाला मोशन लगाना होता है। ठीक है, स्मॉलर के फाइल लोगे आप 8 या 10 नंबर की, उससे आप वॉच वाइंडिंग मोशन लगाओ, वॉच वाइंडिंग मोशन लगाओगे एंड यू विल नेगोशिएट पास द लेज विदाउट क्रिएटिंग फर्दर डैमेज। ऑलराइट, काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, नीचे नहीं घुसानी, काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वो, और जेंटल अपाइकल प्रेशर देते रहना है। ठीक है, इट हेल्प्स द फाइल टू फॉलो द ओरिजिनल कर्वेचर। द अदर ऑप्शंस टेंड टू डीपन एंड लेज एंड इंक्रीज द लेज फॉर्मेशन। जैसे पुल पुश वाले फिलिंग मोशन से हमारा लेज और ज़्यादा खराब हो जाएगा। क्लॉकवाइज कटिंग मोशन अगर हम करेंगे तो उससे भी हमारा लेज खराब हो जाएगा। वॉच वाइंड करना है उसको, हल्का सा, हल्का 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 अप और बहुत ज़्यादा हल्का अपाइकल प्रेशर देना, दैट वी आर गोइंग टू डू। अगर हम रिमिंग ही करेंगे खाली तो उससे भी हमारा लेज खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट यू वॉन्ट टू टारगेट एंटेरोकोकस फेकालिस इन द प्रीवियसली टारगेटेड टूथ। ओके, प्रीवियसली ट्रीटेड टूथ है उसमें आपको सिर्फ एंटेरोकोकस फेकालिस का इन्फेक्शन हो रखा है, उसको आपको टारगेट करना है। कौन सा इंटरकनाल मेडिकमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा? 4 ऑप्शन दिए, फोमोग्राजोल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यूजिनॉल एंड 2% क्लोरहेक्सिडिन जेल। तो आंसर इज 2% क्लोरहेक्सिडिन जेल दैट इज यू विल यूज। ठीक है, एंटेरोकोकस फेकालिस जो होता है दैट्स अ कॉमन पैथोजन इन परसिस्टेंट और सेकेंडरी एंडोडोंटिक इन्फेक्शंस, ऑफन रेजिस्टेंस टू ट्रेडिशनल मेडिकमेंट्स, व्हाइल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज अ बैक्टीरिसाइडल अगेंस्ट मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो लेस इफेक्टिव होता है फॉर एंटेरोकोकस फेकालिस ड्यू टू द एंटेरोकोकस फेकालिस बैक्टीरियम एबिलिटी टू सर्वाइव इन हाई pH environments. 2% chlorhexidine gel is highly effective because it exhibits broad spectrum antimicrobial activity. 2% हम क्लोरहेक्सिडिन जेल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि एग्जिबिट करता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्लूडिंग ग्लाम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड फंगाई. ऑलराइट, इट बाइंड्स इलेक्ट्रोस्टैटिकली टू द bacterial cell walls causing cytoplasmic coagulation and cytoplasmic sustained antibacterial action. ठीक है,
मतलब यहाँ पे सब्सटेंटिविटी का जो काम है वो भी क्लोरहेक्सिडिन कर रहा है। फोमोक्रिजोल और रीजनॉल जो बाकी ऑप्शन थे हमारे पास वो हिस्टोरिकल मेडिकमेंट्स थे जिनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा है, इसलिए उनको अभी ऑब्सोलीट कर दिया गया है। नेक्स्ट, द मेजर एडवांटेज ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक रूट एंड प्रिपरेशन ओवर बर प्रिपरेशन इज व्हाट? मेजर एडवांटेज पीजोइलेक्ट्रिक अल्ट्रासोनिक रूट एंड प्रिपरेशन का ये रहता है कि देयर इज अ कोएक्सियल प्रिपरेशन अलोंग द रूट वॉल कैनाल्स विद फ्यूअर परफोरेशन। ठीक है, पीजोइलेक्ट्रिक से आपकी परफोरेशन कम रहती है। पीजोइलेक्ट्रिक और अल्ट्रासोनिक जो होते हैं वो रूट एंड प्रिपरेशन को करने के लिए उसमें कोएक्सियल कैविटी प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, विद लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ कैनाल। Conventional burr-based techniques use straight or contra-angle handpieces. They do not permit true axial alignment and therefore predispose of axis preparation and frequent lingual perforation burr के साथ हो सकती है आपकी। इसीलिए आप piezoelectric ultrasonic instruments यूज़ करते हैं जिसमें लीनियर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड वो वाइब्रेशन करता है जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में डेंटिन को तोड़ता रहता है, allowing precise controlled dentin removal along the canal trajectory. In addition, continuous irrigation at the root tip, ठीक है, या फिर कटिंग के टिप पे जहाँ पे कट कर रहे हैं वहाँ पे कांस्टेंट इरिगेशन अगर आप करते रहते हो तो वो कूलिंग को एनहांस करेगा, इंप्रूव करेगा डिब्राइवमेंट को और फैसिलिटेट करेगा क्लीनिंग ऑफ द रूट एंड कैविटी को। टुगेदर दीज फीचर्स दे रिजल्ट इन मोर कंजर्वेटिव सेंटर्ड प्रिपरेशंस विद सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ परफोरेशन कंपेयर्ड विद द बर प्रिपरेशंस। ठीक है, फास्टर कटिंग नहीं करेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, पीजोइलेक्ट्रिक फास्टर कटिंग नहीं करता है, मैग्नीफिकेशन भी पीजोइलेक्ट्रिक में रिड्यूस नहीं होता है और ना ही एलिमिनेशन ऑफ रूट एंड फिलिंग मटेरियल्स होता है। पीजोइलेक्ट्रिक का यही काम है कि वो कोएक्सियल प्रिपरेशन करवाता है ऑफ द रूट कैनाल विद फ्यूअर risk of perforation. Next, the principal biomechanical advantage of Kim track retractors over conventional retractors in endodontic microsurgery is what? Kim track retractors have the ability to anchor securely to the convex cortical bone due to their serrated thin blade. ठीक है, मतलब ये किम ट्रैक रिट्रैक्टर जो करते हैं वो स्लिपेज के बगैर बोन को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके पास रिड्यूस ब्लेड थिकनेस है, सेरेटेड टिप डिजाइन है। बीइंग one third of the thickness of the conventional retractors, Kim track blades can engage in the cortical plate more precisely, particularly on the convex or flat bony surfaces. ठीक है, ये हमारे पास किम ट्रैक रिट्रैक्टर्स की फोटो दे रखी है, छोटे छोटे सरेशंस बने हुए हैं इसके ऊपर। ऑलराइट, और इनका जो है दूसरों से छोटे हैं, जो पुराने रिट्रैक्टर्स हैं उनसे छोटे होते हैं। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोलॉन्ग्ड एंडोडोंटिक माइक्रोसर्जरी, बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड एंडोडोंटिक माइक्रोसर्जरी जब कर रहे हैं तो क्लिनिशियन रिपोर्ट्स विद रिड्यूस्ड आई स्ट्रेन, clinician reports with reduced eye strain when using an operating microscope compared to the loupes. This benefit is primarily due to what? This benefit is primarily due to the parallel light rays reaching both the eyes simultaneously at a distant vision. ठीक है, मतलब जब वो माइक्रोस्कोप यूज़ करता है तब उसको स्ट्रेन फील नहीं होता, लेकिन जब वो लूप्स यूज़ कर रहा है तो उसको स्ट्रेन फील हो रहा है क्लिनिशियन को। क्यों हो रहा है, यही चीज़ उसने पूछी हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैरेलल लाइट जो है वो रीच करती है दोनों आंखों को साइमल्टेनियसली इन द माइक्रोस्कोप, क्योंकि दोनों से बन के एक विजन बनता है। लेकिन आपका जो लूप है वो उसमें दोनों जो है वो अलग अलग चीज़ पे या अलग अलग लाइट की लेंथ पे फोकस रहते हैं। राइट, सो आपको अपनी आइज़ के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो इसलिए स्ट्रेन ज़्यादा पड़ता है। The reduction in the eye strain when using an operating microscope is primarily due to the delivery of essentially parallel light rays in both the eyes, which stimulates far distance vision and minimizes the accommodative demand. This optical arrangement allows the eyes to remain in a relaxed position during prolonged procedures, thereby reducing the ocular muscle fatigue. ठीक है, in contrast, the dental loops they require convergent viewing. डेंटल लूप में आपको कन्वर्जेंट व्यू यूज़ करनी पड़ती है, पर्टिकुलरली एट द हायर मैग्निफिकेशंस, फोर्सिंग कंटिन्यूस अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस। दिस सस्टेन्ड एफर्ट increases the eye muscle strain and fatigue over time. This operating microscope eliminates the stress by maintaining the optical stability and allowing upright, ergonomically favorable working posture even at higher magnifications. Next, the correct sequence for warm vertical compaction in slider technique is what? करेक्ट सीक्वेंस आपके पास क्या रहती है कि सबसे पहले यू विल गो फॉर मास्टर कोन अडेप्टेशन एंड प्रिपेयर्ड रूट कैनाल। ठीक है, आप सबसे पहले मास्टर कोन को अडेप्ट करते हो इन द प्रिपेयर्ड रूट कैनाल। उसके बाद ये मतलब पहली चीज़ होती है, मास्टर कोन पहले रूट कैनाल बिल्कुल सही होनी चाहिए। उसके बाद मास्टर कोन को यू विल अडेप्ट टू द प्राइमरी रूट कैनाल एंड सेकेंड इज सेवरिंग ऑफ द कॉर्नल पोर्शन ऑफ द मास्टर कोन विद द हिस्टेड इंस्ट्रूमेंट यू विल डू। ठीक है, उसके बाद कंपैक्शन ऑफ द मास्टर कोन यू विल डू। कंपैक्शन करनी है आपको, जो CEJ है उसके लेवल तक करनी है। जो क्राउन का स्ट्रक्चर है उस पर आपको कोन नहीं छोड़ना है, मास्टर कोन नहीं छोड़ना है, या फिर कोई भी कोन का स्ट्रक्चर नहीं छोड़ना है। फिर सीक्वेंशियल सेगमेंट्स को आप अडेप्ट करेंगे और रिमूव करेंगे विद द हीट एंड कैरियर फॉलोड बाय कंपैक्शन।
फिर उसके बाद आपको वार्म वर्टिकल उसको कंपैक्ट करते रहना है। वंस द अपाइकल थर्ड इज रीच, एक बार अपाइकल थर्ड अगर ब्लॉक हो चुका है पूरा, अपाइकल थर्ड पूरी तरह से जो जीपी है उससे भर चुका है, तो कैनाल को आप बैकफिल्ड करोगे विद द हीट सेगमेंट्स ऑफ गट्टा पर्चा फॉलोड बाय कंपैक्शन विद सूटेबल प्लगर्स। ओके, मतलब बेसिक अगर कहें तो सबसे पहले मास्टर कोन को अडैप्ट करेंगे, फिर हीट एक्टिवेशन करेंगे, फिर डाउन पैक करेंगे, फिर जो अपाइकल थर्ड है वो पूरी तरह से सील हो जाना चाहिए, फिर उसके बाद बैकफिल करेंगे। दिस इज द स्लाइडर टेक्निक, मास्टर कोन, हीट एक्टिवेशन, डाउन पैक, बैकफिल। Alright. Next, all of the following are true about epoxy resin based sealers AH plus except what? AH plus आपके पास epoxy based resin sealer है, ठीक है। इसकी excellent sealing ability है, इसमें कोई भी यूजिनॉल नहीं होता। It can be used with cold and warm obturation techniques. It exhibits dimensional stability. जो AH प्लस सीलर है वो डायमेंशनल स्टेबिलिटी भी एग्जिबिट करता है, लेकिन गलत ऑप्शन क्या देखा है कि इट रिलीजेस फॉर्मेल्डिहाइड ड्यूरिंग सेटिंग। AH प्लस डज नॉट रिलीज फॉर्मेल्डिहाइड ड्यूरिंग सेटिंग, ठीक है। जो पुराना AH26 था, जो इसके पुराने वर्जन थे, वो फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज करते थे, मगर AH प्लस फॉर्मेल्डिहाइड रिलीज नहीं करता है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एडवांटेजेस ऑफ वार्म वर्टिकल कंपैक्शन एक्सेप्ट व्हाट? एडवांटेजेस ऑफ वार्म वर्टिकल कंपैक्शन क्या रहते हैं? देखो यहाँ पे एक्सीलेंट अपाइकल सील रहती है, एक्सीलेंट लेटरल सील रहती है, एक्सीलेंट अपाइकल एंड एक्सीलेंट लेटरल सील। देयर इज बेटर एडेप्टेशन टू कैनाल इरेगुलरिटीज, better adaptation to canal irregularities. There is ability to obturate the lateral canals and necessary canals which will otherwise will be left, ठीक है। गलत ऑप्शन क्या है कि मिनिमल श्रिंकेज ऑफ गट्टा पर्चा ऑन कूलिंग होती है, ये गलत ऑप्शन है। देखो गट्टा पर्चा, हम कोई भी चीज़ है उसको हीट करेंगे तो वो कूल करने पे श्रिंकेज शो करेगा ही करेगा। थर्मोप्लास्टिसाइड गट्टा पर्चा वो भी श्रिंकेज शो करता है ऑन कूलिंग। श्रिंकेज इज अ नॉन लिमिटेशन ऑफ वार्म टेक्निक्स, कोई भी वार्म टेक्निक आप कर रहे हो उसमें श्रिंकेज इज अ नॉन लिमिटेशन। नेक्स्ट, द इमेज शोज सीक्वेंशियल रिमूवल ऑफ द हीटेड गट्टा पर्चा यूजिंग एन इलेक्ट्रिक हीट कैरियर फॉलोड बाय वर्टिकल कंपैक्शन विद द प्लगर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द टेक्निक? ये टेक्निक की फोटो दे रखी है, इसमें प्लगर वगैरह यूज, पहले उसको ऊपर की गट्टा पर्चे को निकाल रहे हैं, फिर नीचे हम जितना भी बच रहा है उसको बाकी प्लग करते रहे हैं, और प्लग करके हम अपाइकल थर्ड तक उसको बना के रख रहे हैं प्लग को, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि द अपाइकल गट्टा पर्चा प्लग इज यूजुअली मेंटेन्ड एट 3 to 5 millimeters. The heat application does not exceed the critical external root surface temperature. Heat application should not and does not exceed the critical root surface temperature. The technique relies on hydraulic forces generated by heated गट्टा पर्चा। ये टेक्निक जो है वो रिलाई करती है on hydraulic forces that are generated by गट्टा पर्चा. Backfilling is done after apical down packing. बैकफिलिंग इज डन आफ्टर अपाइकल डाउन पैकिंग। ये सारे जो स्टेटमेंट थे वो सही थे। अब आपको इस गलत स्टेटमेंट में आपको टाइमिंग का गलत दे रखा है। इसमें बोला कि आफ्टर जीपी मास हैज बीन कूल्ड 20 सेकंड एप्लीकेशन ऑफ हीट सेपरेट्स द प्लगर फ्रॉम जीपी एंड इट इज रिमूव। देखो 20 सेकंड के लिए अगर आप प्लगर के ऊपर जीपी को लगाओगे तो वहाँ पिघल के वो जीपी के ऊपर जो आपको सेपरेट करने वाला इंस्ट्रूमेंट है उसी के ऊपर चिपक जाएगा पूरा, ठीक है। सो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसकी बजाय करेक्ट स्टेटमेंट क्या रहती है? कॉन्टिन्यूस वेव कंपैक्शन हम करते हैं। आफ्टर सिलेक्टिंग अप्रोप्रिएट मास्टर कोन, अ प्लगर इज प्री फिटेड विद इनटू द कोन विद द फिट विद इन 5 to 7 millimeter ऑफ द वर्किंग लेंथ। द थर्मोप्लास्टिक बैकफिल यूनिट इज सेट to 200 degree centigrade and heated plugger is moved rapidly within 1 to 2 seconds. 1 to 2 seconds है, 20 seconds नहीं, to 3 millimeter of the blinding point. The heat is inactivated with the while firm pressure is being maintained on the plugger for 5 to 10 seconds. ठीक है। After the GP mass has been cooled, एक बार GP mass cool कर गया, 1 second application of the heat separates the plugger from the GP. 1 second application of the heat separates the plugger from the GP as it is removed. The remaining canal space is obturated using a thermoplastic injection technique. Next, the theory that organic component of the enamel is broken down by proteolytic enzymes was put forward by who? कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट ऑफ द एनामल जो है वो प्रोटीलिटिक एंजाइम से ब्रोकन डाउन होता है। ये थ्योरी किसने दी थी? द थ्योरी वाज गिवन बाय बोडेकर। बोडेकर BODECKER proteolytic theory of dental caries states that dental caries are initiated by the proteolytic enzymes produced by the oral microorganisms. These enzymes destroy the organic component of the enamel and the enamel proteins, leading to the weakening of the enamel. Once the organic matrix of the enamel is broken down, the inorganic material loss follows, resulting in cavitation. ये बोडेकर ने बोला था, इनकी प्रोटीलिटिक थ्योरी थी। उसके अलावा मिलर की हमारे पास एसिडोजेनिक थ्योरी है कि कीमोपैरासिटिक थ्योरी रहती है कि केमिकल्स जो है वो पैरासाइट जो है वो केमिकल रिलीज करते हैं खाना ग्लूकोज यूज़ करके, वो केमिकल्स जो है वो हमारे दांत को डीमिनरलाइज कर देते हैं। दैट वाज मिलर्स थ्योरी। फिर आती है शार्ट्स थ्योरी, SCHATZ थ्योरी। उसमें प्रोटीलिसिस चीलेशन थ्योरी है, शार्ट्स की प्रोटीलिसिस चीलेशन थ्योरी है।
राइट। तो हमारा जो आंसर था ऊपर दैट इज बोडेकर थ्योरी। नेक्स्ट, द मैट्रिक्स सिस्टम शोन इन द इमेज इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट। ये जो मैट्रिक्स सिस्टम दिखाया हुआ है इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज व्हाट, इट इज अ कंपाउंड सपोर्टेड मैट्रिक्स सिस्टम। क्या है ये? कंपाउंड सपोर्टेड मैट्रिक्स सिस्टम दैट इज रेयरली यूज्ड बट इज एन ऑल्टरनेटिव टू यूनिवर्सल मैट्रिक्स। ये कंपाउंड सपोर्टेड मैट्रिक्स सिस्टम है, रेयरली यूज है बट यूनिवर्सल वैसे यूज़ किया जाता है एज अ ऑल्टरनेटिव। इसमें वेज मैट्रिक्स जो है दैट इज सपोर्टेड बाय अ कंपाउंड प्रोवाइड्स मोस्ट ऑफ द एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ द गुड मैट्रिक्स स्पेशली व्हेन इट इज यूज्ड इन ट्रू सरफेस प्रॉक्सिमल रेस्टोरेशन। मतलब यहाँ पे भी रेस्टोरेशन करनी है, इस साइड मीजल पे भी करनी है और पीछे वाले दांत के मतलब मीजल पे करनी है, आगे वाले दांत की डिस्टल पे करनी है, तब हम इसको यूज़ कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव टू न्यू मैट्रिक्स टेक्निक्स। ठीक है, लेकिन इसको बोलते क्या हम? इसको बोलते हैं हम कंपाउंड सपोर्टेड मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द ABC इन द गिवन इमेज ऑफ द टूथ प्रिपरेशन फॉर अमलगम रेस्टोरेशन। ABC देखो ये यहाँ पे रिटेंटिव फीचर बनाए हुए हैं। ऑलराइट, दीज रिटेंटिव फीचर्स आर A is lock, B is slot and C is coves. A is lock, B is slot and C is coves. Special retentive features such as lock, groove, cove, slot, pin, step or amalgam pins, they are placed during the final stage of tooth preparation. They are placed during the final stage of tooth preparation. The first two of these are considered as a primary retention form features and are provided by the orientation type of the preparation and the instrument. The third is the secondary retention feature. जो हमारे फर्स्ट टू हैं, जो लॉक और स्लॉट है वो से हम प्राइमरी रिटेंशन फीचर की तरह यूज़ करते हैं। जो थर्ड है कोव्स, उसको हम सेकेंडरी रिटेंशन फीचर की तरह यूज़ करते हैं। कोव्स आर जनरली प्रिपेयर्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। कोव को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, कोव विल बी प्रिपेयर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ऊपर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में कोव को प्रिपेयर करते हैं। एंड लॉक्स आर प्रिपेयर्ड इन अ वर्टिकल प्लेन। लॉक को हम नीचे को, जैसे डेंटिन है तो उसमें नीचे को बनाएंगे सीधा, ये वर्टिकल प्लेन में उसको जब बनाएंगे तो दैट इज नोन एज अ लॉक। ठीक है, दीज लॉक्स एंड कोव्स शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर पिन होल एंड इंसर्टिंग पिन्स। अगर आपको कोई भी पिन देनी है जो या तो हम अमलगम पिन दे दो या फिर आप मेटालिक पिन देनी है, तो वो पता है हमें कि पल्पल फ्लोर से 2 मिलीमीटर ऊपर होनी चाहिए। पहले पिन लगेगी, लेकिन अगर आपने पिन लगा दी तो उसके बाद आप लॉक और कोव नहीं बना सकते। ठीक है, फिर आपको पिन के ऊपर ही रिटेंट जो भी आपका क्राउन वगैरह वो देना पड़ेगा। अगर आपने लॉक और कोव देने हैं, ठीक है, इफ़ द टूथ इज नीडेड फॉर दैट, ठीक है, अगर उसमें रिटेंशन के लिए चाहिए लॉक और कोव, तो आपको लॉक और कोव पहले बनाने हैं और पिन होल्स और पिन जो है वो बाद में लगेंगे। ठीक है, these locks and coves should be prepared before preparing the pinholes and before inserting the pins. Next, which cavity shape in amalgam restoration is most effective in minimizing the shear stresses that can split the tooth? तो आपको यहाँ पे inverted cone shape mortise cavity बनानी पड़ती है। कौन सी? inverted cone shape बनानी पड़ती है ताकि टूथ जो है वो बीच से split ना कर जाए। All the class 1 cavity preparations have a mortise shape. Each wall and the floor is in the form of a flat plane, meeting each other at a definite line and point angles. ये दोनों जो जितनी भी क्लास 1 कैविटीज होती हैं वो डेफिनेट लाइन और पॉइंट एंगल्स पे जाके मीट करते हैं। इट इज़ एडवांटेजेस टू हैव mortise shape preparation and an inverted cone shape to minimize the shear stresses that tend to separate the buccal and lingual cuspal elements. That is to prevent the splitting of tooth. The box-shaped mortise is less advantageous and cone-shaped is least advantageous in this regard. मतलब आपने ऐसे कैविटी नहीं बनानी, कोन शेप्ड कैविटी नहीं बनानी, यू विल गो फॉर इन्वर्टेड, ऐसे बनाओगे कैविटी। ऑलराइट, यू विल गो फॉर इन्वर्टेड कोन शेप और मोर्टाइज कैविटी ताकि दांत स्प्लिट ना करे। ठीक है, सो व्हेनेवर एनाटॉमिकल एंड कैरियोलॉजिकल फैक्टर्स अलाउ द कैविटी प्रिपरेशंस शुड बी इन इन्वर्टेड कोन शेप। जब भी आप पॉसिबल हो तो इन्वर्टेड कोन शेप ही प्रेफर करें अगर आप अमलगम रेस्टोरेशन कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, विच फेज ऑफ अमलगम इज मोस्ट रेजिस्टेंस टू टार्निश एंड कोरोजन? टार्निश और कोरोजन के लिए गामा 1 फेज होता है अमलगम को, वो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। द गामा 1 फेज दैट इज द सिल्वर मर्करी फेज और द Ag2Hg3 फेज, इट इज़ वन ऑफ द अमलगमेशन प्रोडक्ट्स दैट फॉर्म्स पार्ट्स ऑफ मैट्रिक्स ज्वाइनिंग द ओरिजिनल सिल्वर टिन पार्टिकल्स। Ag2SN पार्टिकल्स को ज्वाइन करवाता है गामा 1 फेज। कंपैरेटिवली इट इज़ द नोबलेस्ट फेज। गामा 1 फेज इज द नोबलेस्ट फेज, ठीक है, एंड मोस्ट रेजिस्टेंट टू टार्निश एंड कोरोजन, एंड एवरी एफर्ट इज made to allow this phase to occupy maximum available space on the bonding matrix of the final product. ठीक है, next, the most recent or 6th generation of amalgam exhibits the highest nobility due to alloying of what? Recent जो 6th generation amalgam है उसमें highest nobility होती है due to the addition of noble metals like palladium, silver and copper। 3 metals डाले गए हैं इसमें। 10% palladium डाला गया है,
सिल्वर डाला है 62% और कॉपर डाला है 28%, टू फॉर्म अ यूटेक्टिक अलॉय विच इज लेथ कट एंड ब्लेंडेड इनटू फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन ऑफ रेशो 1:2। ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन की रेशो में 1:2 की रेशो में ब्लेंड किया जाता है। द सेट अमलगम एग्जिबिट्स हाईएस्ट नोबिलिटी। सेट अमलगम जो है वो हाईएस्ट नोबिलिटी एग्जिबिट करता है फ्रॉम एनी प्रीवियस अमलगम एंड हैज बीन मोस्ट recent or sixth generation of amalgam that is to be developed. Next, axial depths on the root surface for amalgam preparation should be approximately how much? Axial depth on the root surface of amalgam preparation should be 0.1 to 0.75 to 1 millimeters. ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. The initial depth of the axial wall is 0.2 millimeters inside the DEJ when retention locks are not used, and 0.5 mm inside the DEJ when the retention locks are used. 0.2 mm जाएंगे हम DEJ के नीचे जब रिटेंशन लॉक यूज़ नहीं कर रहे, और अगर रिटेंशन लॉक बना रहे हो तो 0.5 mm is maximum. The deeper extension allows placement of the retention locks. Deeper extension allows the placement of retention locks without undermining marginal level. Axial depths on the root surface should be 0.75 to 1 millimeter deep. Axial depth on the root surface should be 0.75 to 1 millimeter deep. However, providing room for retention, groove or cove while providing for adequate thickness of the amalgam should be there. ठीक है. Next, which light curing unit have formerly had multiple tips? कौन सी light curing unit जो हम पहले यूज़ करते थे उसमें multiple tip होती थी, उसमें आती थी plasma arc unit हमारे पास. कौन सी? प्लाज्मा आर्क यूनिट. अर्ली ब्रांड्स ऑफ प्लाज्मा आर्क यूनिट और द PAC क्योरिंग यूनिट्स, दे यूज्ड मल्टीपल लाइट टिप्स टू प्रोवाइड डिफरेंट लाइट आउटकम्स एंड वेरिएबल्स. ठीक है, आउटपुट भी अलग होता था, आउटकम भी अलग निकलता था उनसे. अब आप डिफरेंट वेवलेंथ यूज़ करोगे तो कॉन्ट्रैक्शंस अलग होगी, पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज अलग होगी, सी फैक्टर चेंज कर जाएगा चीज़ों का. ठीक है, एक होती थी ब्लीचिंग टिप जिसमें फुल स्पेक्ट्रल आउटलेट होता था उसका, तो ये ब्लीचिंग के लिए कितना स्पेक्ट्रम चाहिए उतना ही वो लाइट प्रोड्यूस करेगा. दूसरी होती थी 430 नैनोमीटर की टिप, जो कि 430 से 470 हमें पता है कि फोटो क्योरिंग मटेरियल्स के लिए यूज़ होती है, जैसे कि हमारा रेजिन्स वगैरह. ठीक है, या फिर इनमें ऑल्टरनेटिव कोई ना कोई इनिशिएटर डाला गया होता है. 400 फिर आते हैं 470 नैनोमीटर. जितने भी हमारे कैम्फोरोक्विनोन कंटेनिंग मटेरियल्स होते हैं, कैम्फोरोक्विनोन कंटेनिंग मटेरियल्स, उसमें 470 नैनोमीटर की एक टिप जो है वो लाइट जनरेट करती थी और एक स्पेसिफिक वेवलेंथ जनरेट करती थी. दिस यूज ऑफ स्पेसिफिक लाइट टिप्स टू डिलीवर डिफरेंट एमिशन स्पेक्ट्रा फॉर पर्टिकुलर सिचुएशंस लेड टू कंफ्यूजन एंड क्लिनिशियंस वर अनश्योर विच लाइट गाइड दे शुड यूज टू क्योर द स्पेसिफिक ब्रांड ऑफ रेजिन दे वर रिप्लेसिंग. तो इस जो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास नई यूनिट्स जो है वो बनाई गई, ऑलराइट, जिनमें एक ही हमारे पास लाइट टिप होती है. नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ दिस इमेज इज व्हाट. देखो यहाँ पे इमेज को देख के आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या कर रहे हैं. एक साइड पे वो क्योरिंग कर रहा है, दूसरी साइड से वो हवा मार रहा है, ऑलराइट. पर्पस क्या है इस चीज़ का? क्योरिंग से देखो क्या होता है कि क्योरिंग से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, और पल्प हमारा इतना डेलिकेट होता है कि अगर वो थोड़ा भी टेम्परेचर हाई हो जाए तो वहाँ पे वो दिक्कत होना शुरू हो जाती है. ठीक है, हो सकता है पल्प उसी टाइम नेक्रोस होना शुरू कर दे. तो यहाँ पे पल्प प्रोटेक्शन के लिए हम ठंडी हवा जो है उसके दूसरी साइड से देते हैं. Where the pulp protection is greater risk, such as the deep cavities with overlying dentine is very small, consideration should be given to the right choice of light curing unit with light exposure program. It has been recommended that the tooth should be air cooled during light exposure from the opposite side of the exposure so that the pulp remains vital and the pulp is affected minimally. Alternatively, high volume suction device can be used to cool the tooth by pulling the air across the coronal portion of the tooth. Alright. Next, the bulk fill composite restoration in the depth of cure is how much? Bulk fill restoration में आपका depth of curing जो आप कितना लोड करते हो एक बारी में वो होता है 4 से 6 मिलीमीटर of the surface. Where is insufficient light is delivered, the resin is inadequately polymerized and the boundary between the between what is considered as to be cured and uncured resin is called as the depth of cure. ठीक है, अगर आपने पूरी एक बल्क भर दी है, आपने उसको क्योरिंग मार दी, अब नीचे का रेजिन जो है वो अनक्योर्ड रह गया, ऊपर का रेजिन क्योर हो गया, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ क्योर, कि वो कितने अंदर तक, कितनी डेप्थ तक क्योरिंग कर पा रही है लाइट. ठीक है, अंडर ऑप्टिमल लाइट कंडीशंस दिस पॉइंट इज रीच्ड एट द डेप्थ ऑफ 1.5 to 2 मिलीमीटर फॉर कन्वेंशनल रेजिन्स. ठीक है, लेकिन बल्क फिल रेजिन्स के लिए इट इज़ 4 to 6 मिलीमीटर्स. ठीक है. नेक्स्ट, द इमेज shown above represents the microstructure of a finely set glass ionomer cement. ये microstructure है of the finely set glass ionomer cement. Which of the following statement best describes the role of layer labeled as A,
सीन इन द सराउंडिंग ऑफ द ग्लास पार्टिकल्स। देखो ए जो होता है उसमें सॉल्ट पॉली एसिड मैट्रिक्स होता है दैट इज फॉर्म बाय द क्रॉस लिंकिंग ऑफ पॉली एक्राइलिक एसिड विद मेटल आयंस। तीन चीज़ें होती है हमारे पास। ये जो बीच में आपके पास मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है जो ब्राउन से कलर का है, इट इज़ ग्लास, ठीक है। उसके बाद ये वाइट कलर के जो आपको आइलैंड से दिखाई दे रहे हैं, दीज आर सिलिका मैट्रिक्स, ऑलराइट। उसके बाद जो वाइट और इसको जोड़ रहा है, ग्लास और सिलिका को जो जोड़ रहा है, उसके बीच का जो रेड कलर का जो मरून सा जो मैट्रिक्स है, दैट इज द सॉल्ट पॉली एसिड, ठीक है, वो होता है सॉल्ट पॉली एसिड। दिस मैट्रिक्स बाइंड टू द ग्लास पार्टिकल्स एंड द प्राइमरली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल इंटीग्रिटी ऑफ द सीमेंट, ठीक। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सी फैक्टर। देखो सी फैक्टर आपका नंबर ऑफ सरफेसेस पे डिपेंड करता है, तो आपकी कैविटी प्रिपरेशन के हिसाब से सी फैक्टर जो है वो वेरी करेगा। जितने ज़्यादा सरफेस उतना ज़्यादा सी फैक्टर, ठीक है। सी फैक्टर की वैल्यू डिफरेंट होती है इन डिफरेंट प्रिपरेशंस। अगर हम क्लास 1 और क्लास 5 कैविटी की प्रिपरेशन बात करें, क्लास 1 कैविटी एंड क्लास 5 कैविटी, उन दोनों में हमारे पास 5 वॉल्ट प्रिपरेशन रहती है। 1 2 3 4 वॉल्स आ गई, एक फ्लोर आ गया, 5 वॉल्ट प्रिपरेशन रहती है। 5 वॉल्ट प्रिपरेशन में हमारा सी फैक्टर भी 5 रहेगा, मैक्सिमम सी फैक्टर इज देयर। 4 वॉल्ट प्रिपरेशन, क्लास 2 की प्रिपरेशन की बात करते थे, 4 वॉल्ट प्रिपरेशन होती है। क्लास 2 क्या रहता है, ये और नीचे को, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, एक पीछे, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है। इस साइड की वॉल चलेगी तो 4 वॉल्ट प्रिपरेशन रहेगी क्लास 2 में, तो यहाँ पे वैल्यू आती है 2, सी फैक्टर की वैल्यू 2 रह जाती है यहाँ पे। एक वॉल कम होने से सी फैक्टर की वैल्यू इतनी फर्क पड़ जा रही है, ऑलराइट। उसके बाद आती है क्लास 3 की। क्लास 3 में देखो एक ही सरफेस होता है हमारे पास, क्योंकि हम सीधा इसको क्लास 3 को 3 वॉल्ट प्रिपरेशन पे करते हैं, ठीक है। क्लास 3 वॉल्ट प्रिपरेशन पे आ जाएगी, तो इसमें क्लास 3 में वैल्यू हो जाती है सी फैक्टर की 1। क्लास 4 कैविटी प्रिपरेशन में, जिसमें 2 वॉल हमारी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, या चिप हो गया साइड से, तो 2 वॉल इन्वॉल्व होती है उसमें, तो उसमें सी फैक्टर की वैल्यू होती है 0.5, ठीक है। फिर आती है स्मूथ सरफेस रेस्टोरेशन। स्मूथ सरफेस रेस्टोरेशन सिर्फ एक वॉल प्रिपरेशन होती है, उसमें सबसे कम हमारे पास सी फैक्टर की वैल्यू होती है, दैट इज 0.2। तो अगर हमें लेबल करना है तो वी विल गो विद स्मूथ सरफेस रेस्टोरेशन सबसे कम, फिर क्लास 4, फिर क्लास 3, फिर क्लास 2 एंड देन मैक्सिमम फॉर क्लास 1 एंड क्लास 5 सी फैक्टर की वैल्यू। Next, which of the following statement regarding C factor and polymerization shrinkage is most accurate? देखो, जितना ज़्यादा C factor इंक्रीज करेगा, जितनी ज़्यादा वॉल्स इंक्रीज करेंगी, उतना ही ज़्यादा पॉलीमराइजेशन स्ट्रेच एंड पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज जो है वो इंक्रीज करेगा, ठीक है। हायर C factor, हायर polymerization stress and higher polymerization shrinkage. The configuration factor C factor is the ratio of bonded surface of the restoration to the unbonded surface of restoration. Number of bonded surfaces divided by number of unbonded surfaces is known as C factor. The higher the value of the C factor, the greater is the polymerization shrinkage. Therefore, the 3-dimensional tooth preparations, जैसे कि class 1 जो होती है, उसमें highest unfavorable C factor होता है. Thus, they are at a more risk of damage एंड पॉलीमराइजेशन श्रिंकेज दैन अदर प्रिपरेशंस। तो इसमें अगर आप सिंपल एक बार फिलिंग कर देते हो तो फिलिंग के फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए यू हैव टू गो विद इंडिविजुअल वॉल। आपको सिंगल वॉल आपको उसको कॉम्पोजिट को लगा के, रेजिन को लगा के क्योर करना है, ताकि सी फैक्टर कम से कम आता जाए। 0.5 0.5 0.5 0.5 रहेगा सर जगह, ठीक है। फिर आप ऊपर से दे दोगे, एक लेयरिंग करोगे तो मिनिमम चांसेस ऑफ माइक्रो लीकेज रहेंगे यहाँ पे, और पेशेंट्स की कंप्लायंस बढ़ेगी, रेस्टोरेशन की टाइमिंग बढ़ेगी, ठीक है। दीज आर द फैक्टर्स, दैट इज वाई वी स्टडी द सी फैक्टर, ओके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक एडवांटेज ऑफ माइक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट रेजिन्स ओवर मैक्रोफिल्ड कॉम्पोजिट रेजिन। देखो, माइक्रोफिल्ड ओवर मैक्रोफिल्ड का क्या फायदा रहता है। माइक्रोफिल्ड कंप्रेशन ज़्यादा शो करता है, सी फैक्टर ज़्यादा शो करेगा, क्योंकि उसमें रेजिन कंपोनेंट ज़्यादा है, तो रेजिन कंपोनेंट क्योर होके जो उसका सॉल्वेंट है वो उड़ रहा है, ठीक है, उड़ रहा है, सॉल्वेंट यूज हो जा रहा है। सो माइक्रोफिल्ड विल बी मोर कॉम्प्रेसिबल, वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो आपको छोटी लेयरिंग करनी पड़ती है माइक्रोफिल्ड की, लेकिन उसका फ़ायदा क्या रहता है, उसकी सुपीरियर पॉलिशेबिलिटी होती है एंड इट इज़ हैविंग अ बेटर ट्रांसलूसेंसी, ठीक है। द एक्सट्रीमली स्मॉल फिलर पार्टिकल्स इन माइक्रोफिल्ड composites allow excellent surface smoothness after polishing, thus results in superior aesthetics, high translucency, high resistance to the surface staining, making them ideal for anterior restorations. Next, which ion is released first during ion leaching phase of glass ionomer cement? कौन सा आयन सबसे पहले रिलीज होता है इन द ग्लास आयनोमर सीमेंट की लीचिंग में? तो आंसर इज कैल्शियम आयन।
During the initial ion leaching phase, calcium ions are released rapidly from the glass particles as the polyacid attacks the glass surface. जैसे जैसे polyacid attach करेगा glass surface के ऊपर वैसे वैसे calcium ions release होते जाएंगे. Aluminum ions are released later on because they are more tightly bound within the glass structure and require sustained acidic attack for the release. कैल्शियम पहले रिलीज होता है, लेकिन अगर आपकी मौत की pH ज़्यादा एसिडिक रह रही है तो बाद के टाइम पे आपका एल्यूमिनियम भी रिलीज होना शुरू हो जाता है. नेक्स्ट, 88 to 125 micrometer particle size is contained in what? 88 to 125 particle size जो होता है that is contained in medium grit diamond bar. ये आता है medium grit diamond bar के अंदर. Diamond particle size is commonly categorized for diamond preparation instruments as one of the following. कोर्स में आता है 125 to 150. 125 से 150 माइक्रोमीटर तक is defined as coarse. 88 से लेकर 125 तक, 88 to 125 is considered as medium. 88 to 125 is considered as medium. फाइन आता है 60 to 74. 60 to 74 माइक्रोमीटर is fine. ठीक है, डायमंड पार्टिकल साइज या डस्ट की साइज एट 60 to 74 इज फाइन. फिर आता है वेरी फाइन. वेरी फाइन में आप 38 से 44 माइक्रोमीटर तक जाते हो. नेक्स्ट, प्रोफाइल ऑफ क्रिसमस ट्री इज सेड टू बी हैविंग विच ऑफ द फॉलोइंग बर शेप्ड. जो क्रिसमस ट्री प्रोफाइल होती है वो किस बर शेप को बोलते हैं? इट इज़ नोन एज नीडल बर शेप को बोलते हैं. नीडल बर शेप क्रिसमस ट्री की तरह होता है, ऐसे क्रिसमस ट्री की तरह. दैट इज बाय इट इज़ नोन एज द क्रिसमस ट्री प्रोफाइल. हमारे पास हेड शेप के हिसाब से प्रोफाइल वेरिएशन होती है. राउंड बर को हम राउंड ही बोलते हैं. फुटबॉल बर्ड को हम पॉइंटेड बर भी बोल सकते हैं. इट्स प्रोफाइल वेरिएशन होती है. पॉइंटेड मतलब फुटबॉल बर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद बैरल बर होता है. बैरल बर का कोई दूसरा नाम नहीं होता. सिलेंडर बर क्या होता है? देखो, सिलेंडर साइड बर मतलब साइड्स पैरेलल, बॉटम फ्लैट. दैट इज नोन एज सिलेंडर बर. उसमें फ्लैट हो सकता है, बेवल्ड हो सकता है, राउंड हो सकता है, या फिर सेफ हैंड हो सकता है. सेफ हैंड में क्या होगा कि लोअर जो कटिंग एज है वो पॉलिश्ड होगी बिल्कुल, उसमें कोई भी कटिंग अब्रेसिव नहीं लगा होगा, तो नीचे से काटना वो बहुत ज़्यादा कम करेगी. ऑलराइट, सो इट कुड बी यूज फॉर एक्सेस ओपनिंग एंड इट विल बी मोर सेफर दैन नॉर्मल बर्स. सिलेंड्रिकल आ गया. सिलेंड्रिकल का दूसरा प्रोफाइल वेरिएशन होता है. सिलेंड्रिकल विल बी फ्लैट, इट कुड बी बेवल्ड, इट कुड बी राउंडेड एंड इट कुड बी सेफ एंडेड. दीज आर सिलेंड्रिकल. फिर आता है इन्वर्टेड कोन. इन्वर्टेड कोन ही नाम रहता है, कोई और नाम नहीं रहता इसका. इन्वर्टेड कोन के बाद आता है टेपर. ठीक है, टेपर का नाम होता है फ्लैट, राउंड और साइफर्ड. ठीक है, टेपर अगर है तो इट कुड बी फ्लैट एंड टेपर, इट कुड बी राउंड एंड टेपर, इट कुड बी सेफ एंड टेपर. ठीक है, उसके बाद बात आती है फ्लेम एंड की. फ्लेम भी हमारे पास एक ही प्रोफाइल, फ्लेम की ज़्यादा प्रोफाइल वेरिएशन नहीं होती. फिर आती है क्यूरेटाज. क्यूरेटाज की प्रोफाइल वेरिएशन नहीं होती. पियर शेप की नहीं होती. निडल शेप की प्रोफाइल वेरिएशन का नाम होता है क्रिसमस ट्री वेरिएशन. निडल शेप की प्रोफाइल वेरिएशन का नाम होता है क्रिसमस ट्री वेरिएशन. फिर आती है इंटरप्रॉक्सिमल. इंटरप्रॉक्सिमल जो है वो ऑक्लूजल अनाटॉमी के लिए प्रोफाइल वेरिएशन अलग अलग होती है. ठीक है, जैसी ऑक्लूजल अनाटॉमी उसमें वैसा ही बार वो हेड शेप वो यूज़ करेंगे. फिर आता है डोनट शेप, फिर आता है व्हील शेप. डोनट शेप भी होता है और व्हील शेप भी होता है. नेक्स्ट, इंक्रीजिंग विच ऑफ दीज एंगल्स विद रीइंफोर्स द कटिंग एज एंड रिड्यूस द लाइकलीहुड ऑफ द एज ऑफ द ब्लेड टू फ्रैक्चर. देखो, जैसे हम एज का एंगल इंक्रीज कर देंगे, एज एंगल इंक्रीजिंग से जो कटिंग एज है वो रीइंफोर्स हो जाती है and it reduces the likelihood of the edge for the blade to fracture. Carbide bar brace have higher hardness and are more wear resistant. Therefore, they are more brittle than steel blades and require greater edge angles to minimize fractures. The three angles cannot be varied independently of each other, as increase in the clearance angle causes decrease in the edge angle. देखो, clearance angle increase करेंगे तो edge angle decrease कर जाता है. ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से एंगल को इंक्रीज अगर हम करते हैं तो उससे कटिंग एज रीइंफोर्स हो जाती है. ठीक है, रिड्यूसिंग द लाइकलीहुड फॉर द एज ऑफ द ब्लेड टू फ्रैक्चर, और लाइकलीहुड ऑफ द एज ऑफ द ब्लेड टू फ्रैक्चर जो है वो कम हो जाता है. तो हमारा आंसर यहाँ पर रहेगा कि हम एज की एंगल को इंक्रीज करा देंगे. जो चुंज है उसकी, जो कटिंग चुंज है उसको इंक्रीज जैसे आप करोगे, ठीक है, तो बाकी वो कटिंग भी इंक्रीज कर रहा है और जो ब्लेड के टूटने का खतरा है उसको भी कम कर रहा है, क्योंकि जितना शार्प वो एंगल होगा उतनी बेटर वो कटिंग कर सकेगा. ठीक है.